क्या आपने कभी सोचा है कि जब शुद्ध प्रचार वास्तविकता से टकराता है तो क्या होता है? ठीक है, यहाँ जो हो रहा है उस पर ध्यान दें। एक रूसी टैंक ने गोली चलाई और अब अपनी सुरक्षा के लिए पीछे हटना है। लेकिन देखिए, तेजी से रिवर्स करने के बजाय वह पूरी तरह से घूम जाता है, अपनी पिछली तरफ को उजागर करता है, जो किसी भी टैंक का सबसे कमजोर हिस्सा होता है। क्यों? क्योंकि उसकी रिवर्स स्पीड इतनी धीमी है कि घूमना उससे तेज है। और देखिए, वह सीधा भागता है बिना किसी कवर के, पूरी तरह से उजागर। धड़ाम! यह दृश्य रूस के लिए एक कड़वी सच्चाई उजागर करता है। यह टैंक कोई और नहीं बल्कि एक T-90M प्रोरिव है, वही टैंक जिसे पुतिन ने दुनिया का सबसे बेहतरीन टैंक घोषित किया था। यही वह टैंक है जिसे रूस अजेय कहता है, अपने शस्त्रागार का ताज का गहना। जो आपने देखा वह किस्मत, हादसा या अलग थलग मामला नहीं था। रूस ने इस टैंक पर इतना दांव लगाया कि उसने लगभग 1 साल तक फैक्ट्री से निकलने वाली हर नई यूनिट को संभाल कर रखा। वे इंतजार और योजना बना रहे थे, एक ऐसा हमला करने के लिए जो सब कुछ बदल देगा। और जब वह पल आखिरकार आया तो कुछ बिल्कुल अविश्वसनीय हुआ। ताकि आप इस कहानी को अच्छी तरह समझ सकें, मुझे आपको एक चीज दिखानी है जो फरवरी 2024 में हुई थी। उस महीने की 16 तारीख को पुतिन ने रूस की सबसे बड़ी टैंक फैक्ट्रियों में से एक उरालवगन जावोद का दौरा किया। कैमरे चालू थे, सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे। उन्होंने इस मौके का फायदा उठाते हुए एक बहुत ही साहसिक बयान दिया। कहा, T-90M प्रोरेव दुनिया का सबसे अच्छा टैंक है। उनके अनुसार जब टैंक किसी पोजीशन के पास आता है तो किसी के पास मौका नहीं बचता। यह औरों से दूर तक फायर करता है, अधिक सटीक और ज्यादा सुरक्षित है। यह एक बड़ी वादा था और पुतिन इस कहानी में अकेले नहीं थे। रोस्टेक, जो इस टैंक के विकास के पीछे सरकारी कंपनी है, उसने भी T-90M की खूब तारीफ की थी। लेकिन उन्होंने एक खुलासा करने वाली गलती कर दी। उन्होंने T-90M को 2 और टैंकों की ही श्रेणी में रख दिया, T-77 और T-80। 2 टैंक जिन्हें यूक्रेन में पहले ही बड़ी संख्या में तबाह किया जा चुका था। अब एक पल के लिए इस बारे में सोचिए, अगर दुनिया का सबसे अच्छा टैंक उन्हीं टैंकों की श्रेणी में है जो आसानी से फट जाते हैं, तो ये कुछ तो बताता है ना? लेकिन हमें इसका उचित श्रेय देना चाहिए। कागज पर T-90M काफी प्रभावशाली लगता है। इसमें 125 मिलीमीटर की तोप है जो सिर्फ सामान्य गोला बारूद ही नहीं दागती, बल्कि निर्देशित मिसाइलें भी दागती हैं। ये मिसाइलें 5 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्यों को भेद सकती हैं। यह एक बहुत बड़ी रेंज है। इसकी सुरक्षा रेलिक्ट नामक सिस्टम से मिलती है, जो अत्याधुनिक विस्फोटक प्रतिक्रियाशील कवच है। मिसाइल टकराने पर टैंक का कवच बाहर की ओर फटकर हमले को निष्क्रिय करने की कोशिश करता है। कम से कम यही तो इसे करना चाहिए। टैंक में एक इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा प्रणाली भी है। टॉवर के सामने वे अनोखी लाल आंखें, वे पुराने मिसाइलों को भ्रमित करने के लिए इंफ्रारेड सिग्नल भेजती हैं। और एक और बात है, एक छोटी बात जो आगे चलकर महत्वपूर्ण होगी। T-90M की रिवर्स स्पीड सिर्फ 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह एक आदमी के चलने से भी धीमी है। इस जानकारी को याद रखिए। अब 2025 के मध्य में चलते हैं। रूस का एक स्पष्ट लक्ष्य था, पोक्रोव्स्क शहर पर कब्जा करना। यह सिर्फ नक्शे पर एक और शहर नहीं है। पोक्रोव्स्क डोनेट्स्क क्षेत्र में यूक्रेनी रक्षा का लॉजिस्टिक केंद्र है। यहीं से सारी आपूर्ति गुजरती है, गोला बारूद, ईंधन, खाना, सब कुछ। अगर रूस पोक्रोव्स्क पर कब्जा कर लेता है तो यूक्रेनी रक्षा पंक्तियां आसानी से बिखर सकती है। लेकिन एक समस्या थी और उसका नाम शखोवे है। यह एक छोटा सा गांव है जो पोक्रोव्स्क के उत्तर में लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। शखोवे को उस क्षेत्र में यूक्रेनी रक्षा की एंकर यानी कुंजी माना जाता है। यूक्रेनी शखोवे के नियंत्रण में रहते ही पोक्रोव्स्क सुरक्षित है।
रूस इसे जानता है और लगभग एक साल तक उन्होंने योजना बनाई। हर नया T-90M जो उत्पादन लाइन से निकलता था वह सीधे मोर्चे पर नहीं जाता था, वह स्टॉक में जाता था, रखा रहता था, इंतजार करता था। रूसी एक विशाल हमला बल बना रहे थे। मैं 36 टैंक और बख्तरबंद वाहनों की बात कर रहा हूं और उनमें से कई ये डरावने T-90M थे जो रूस के पास सबसे अच्छे थे। वहां 40 सैनिक मोटरसाइकिलों पर भी थे और विशेष बल रूसी नौसेना ब्रिगेड प्रशिक्षित सैनिक। योजना सीधी थी, शखोव को जबरदस्त ताकत से कुचलना, गांव पर कब्जा करना और फिर उसे मजबूत करना। इस तरह रूस उस जगह का इस्तेमाल भविष्य में पोक्रोव्स्क की ओर हमलों के लिए एक लॉन्च पैड के रूप में कर सकता था। यही वह हमला था जिसे रूस छुपाए हुए था, वह हमला जो सब कुछ बदल देगा। 9 अक्टूबर 2025 वह दिन आखिरकार आ ही गया। रूस ने हमला करने के लिए बारिश और घने कोहरे वाला दिन चुना। कारण क्या था? यूक्रेनी ड्रोन से टैंकों के काफिले को छुपाना। बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन खराब मौसम में ड्रोन ठीक से काम नहीं करते। कम से कम रूसियों को यही लगता था। हमला लहरों में शुरू हुआ। सबसे पहले 40 मोटरसाइकिल सवार आए। हाँ, आपने सही सुना, मोटरसाइकिलें यूक्रेनी मोर्चे की ओर बढ़ रही थीं। यह पागलपन लगता है, और था भी। इसके पीछे एक क्रूर तर्क था। मोटरसाइकिल सवार पुतिन की ग्राइंडर रणनीति का चारा थे। वे बलिदान देने और बारूदी सुरंगें सक्रिय करने गए थे। वे यूक्रेनियों को गोला बारूद खर्च करने के लिए मजबूर करते और फिर यह पता चल जाता कि रक्षात्मक पोजीशनें कहां हैं। मोटरसाइकिल सवारों के बाद मुख्य सेना आती। 36 टैंक और बख्तरबंद वाहन, और इसमें कीमती T-90M भी शामिल थे। वे कमजोर हुई रक्षा पंक्तियों को पार करते और शखोवे पर कब्जा कर लेते। कम से कम यही योजना थी। लेकिन यूक्रेनियन इंतजार कर रहे थे। 225वां असॉल्ट रेजिमेंट शखोवे में था और उनके पास मदद भी थी। पहले अज़ोव कोर के दिग्गज, एक यूनिट जिसकी खतरनाक प्रतिष्ठा है। और जानते हो क्या? यूक्रेनियन पहले से ही हमले के बारे में जानते थे। वह सरप्राइज इफेक्ट जिस पर रूसियों को भरोसा था, वह था ही नहीं। कोहरे ने कुछ भी नहीं छुपाया। यूक्रेनियनों ने कुछ ऐसा बनाया था जिसे सैन्य लोग गहराई में रक्षा कहते हैं। यह सिर्फ एक खाई की लाइन नहीं थी, ये एक सिस्टम था। परतों में बिछाई गई बारूदी सुरंगें, कांटेदार तार, टैंक रोधी बाधाएं, जिन्हें ड्रैगन के दांत कहा जाता है। यह सब रूसी हमले को धीमा और एक दिशा में मोड़ने के लिए था। और उनके पास बहुत सारे हथियार भी थे, पहले से तैनात तोपखाना, बारूदी सुरंगें और ड्रोन के झुंड। मैन्युअली उड़ाए जाने वाले फर्स्ट पर्सन ड्रोन, ये छोटे, सस्ते और घातक होते हैं। रूसी बाइक सवार सबसे पहले घुसे और वह एक नरसंहार था। बारूदी सुरंगें फट गईं, तोपों की बारिश होने लगी। इसी दौरान ड्रोन बचे हुए लोगों का शिकार करने लगे। पहली लहर कुछ ही मिनटों में पूरी तरह नष्ट हो गई। फिर टैंक आए, T-90M, जो रूस के पास सबसे बेहतरीन थे। वे कॉलम में आगे बढ़े, पूरी तरह आत्मविश्वास से भरे और रीलिक्ट टन भर की कवच से सुरक्षित थे। लेकिन उन्होंने नर्क का सामना किया। बारूदी सुरंगों ने पहले वाहनों को रोक दिया, कॉलम रुक गया, फंस गया। और जब आप एक आधुनिक युद्ध के मैदान में रुके रहते हैं तो आप मारे जाते हैं। यूक्रेनी तोपखाने ने गोलाबारी शुरू कर दी। निर्देशांक पहले से दर्ज थे, हर विस्फोट सटीक था। और फिर ड्रोन आ गए, दर्जनों, शायद सैकड़ों। अब क्या तुम्हें वो 4 किमी घंटा रिवर्स स्पीड याद है जिसका मैंने जिक्र किया था? पश्चिमी टैंक जैसे अब्राम्स या लियोपार्ड 40 किमी घंटा की रफ्तार से रिवर्स में फायर करते हुए जल्दी पीछे हटते हैं। इसे फायर एंड रिट्रीट रणनीति कहा जाता है। T-90M यह नहीं कर सकता। आखिरकार 4 किलोमीटर प्रति घंटा बहुत धीमा है, तो टैंक को पूरी तरह घूमना, पिछली साइड उजागर करना और सीधे भागना पड़ता है। बिल्कुल वैसे ही जैसा आपने इस वीडियो की शुरुआत में देखा था। लड़ाई पूरे दिन चली। जब धूल बैठ गई तो रूस के लिए आंकड़े विनाशकारी थे। 3 टैंक नष्ट हुए, 16 बख्तरबंद वाहन नष्ट हुए, 41 मोटरसाइकिलें नष्ट हुई, 107 रूसी सैनिक मारे गए, 51 घायल हुए। लगभग 1 साल तक योजना बनाई गई हमलावर सेना में से अधिकांश बस एक दिन से भी कम समय में अस्तित्व में नहीं रही। और यहीं खत्म नहीं हुआ।
रूसी बचे हुए सैनिक पास के गांव वोलोडिमिरिवका में पीछे हट गए। उन्हें लगा कि वे वहां सुरक्षित रहेंगे, लेकिन वे गलत थे। 9 अक्टूबर की पूरी रात और 10 अक्टूबर तक यूक्रेनी बमवर्षक ड्रोन बचे हुए लोगों का शिकार करते रहे, एक एक करके। अगली सुबह वोलोडिमिरिवका में अब कोई रूसी सेना नहीं थी। 1 साल की योजना, सबसे बेहतरीन टैंक, एलीट सैनिक, सब कुछ 24 घंटे से भी कम समय में नष्ट हो गया। अब मुझे पता है कि इस समय बहुत से लोग सोच रहे होंगे, लेकिन दुनिया का सबसे अच्छा टैंक इतनी बुरी तरह कैसे असफल हो गया? और इसका जवाब है दर्शन शास्त्र में, यानी अलग अलग देश टैंकों के बारे में कैसे सोचते हैं। आइए एक तुलना करते हैं। एक अमेरिकी अब्राम्स टैंक या एक जर्मन लियोपार्ड 2 टैंक को लें। इन टैंकों में 4 सदस्य होते हैं। इनकी गोला बारूद एक अलग कंपार्टमेंट में टॉवर के पीछे हिस्से में रखी जाती है, जो चालक दल से बख्तरबंद दरवाजों द्वारा अलग होती है। अगर गोला बारूद में विस्फोट हो जाता है, और ऐसा हो सकता है, तो विशेष पैनल विस्फोट को ऊपर और बाहर की ओर निकाल देते हैं। चालक दल से दूर चालक दल बच सकता है, टैंक को फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। अब T-90M देखिए। 3 चालक दल के सदस्य और गोला बारूद, यह चालक दल के डिब्बे के नीचे एक कैरोसेल में रखा गया है, ठीक उनके नीचे। कोई अलगाव नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। जब एक मिसाइल T-90M में घुसती है और उस गोला बारूद को लगती है, तो विस्फोट के पास ऊपर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। क्रू के आर पार दबाव इतना जबरदस्त होता है कि कई टन वजनी टॉवर सचमुच हवा में उछल जाता है। सैनिकों ने इसके लिए एक डरावना नाम रखा है। वे इसे जैक इन द बॉक्स प्रभाव कहते हैं, एक सरप्राइज बॉक्स। क्या आपने रूसी टैंकों की वे तस्वीरें देखी हैं, जिनमें उनके टावर ढांचे से मीटरों दूर पड़े होते हैं? असल में यही बात है। क्रू के पास मौका नहीं होता, तुरंत मौत। टैंक पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। यह गलती या डिजाइन की चूक नहीं थी, बल्कि उन्होंने ऐसा करने का ही फैसला किया था। सोवियत दर्शन हमेशा छोटे, निचले और निशाना लगाने में मुश्किल टैंक बनाने पर केंद्रित रहा है। 3 चालक दल का मतलब है छोटी टॉवर, कम वजन और ज्यादा फुर्तीला, लेकिन इसकी भी कीमत चुकानी पड़ती है। चालक दल खुला रहता है और पूरी तरह से बलिदान योग्य हो जाता है। टैंक भी बलिदान योग्य हो जाता है। इन्हें बड़े पैमाने पर बनाया जाना था, बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाना था और बड़े पैमाने पर खोया जाना था। पश्चिमी टैंकों की सोच अलग होती है। आपको किसी भी कीमत पर क्रू को बचाना होता है। एक क्रू को ट्रेन करने में सालों लग जाते हैं, इसलिए अगर जरूरत पड़े तो टैंक को बदल दो, लेकिन क्रू को घर वापस लाओ। याद है वो लाल आंखें, वही इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा सिस्टम जिसकी हमने पहले चर्चा की थी? इसे 70 और 80 के दशक की पुरानी मिसाइलों को भ्रमित करने के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन आज के समय में हकीकत यह है कि यह सिस्टम एक आधुनिक जेवलिन के खिलाफ बेकार है। यही बात मैन्युअली चलाए जाने वाले FPV ड्रोन पर भी लागू होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ड्रोन इंफ्रारेड सेंसर का इस्तेमाल नहीं करता जिन्हें पहचाना जा सके। यह एक इंसानी पायलट पर निर्भर करता है जो कैमरे के जरिए देखता है। और यहाँ एक अजीब बात है, एक समस्या जिसका रूसियों ने अंदाजा नहीं लगाया था। T-90M को खास तरह से मारने पर उसका टॉवर लट्टू की तरह बेकाबू घूमने लगता है। सैनिक नियंत्रण खो देते हैं और निशाना नहीं लगा पाते, गोली नहीं चला पाते। यह जनवरी 2024 में हुआ था। एक T-90M को अमेरिकी ब्रैडली वाहनों द्वारा बार बार निशाना बनाया गया। 25 मिलीमीटर की ऑटोमेटिक तोपें। सिद्धांत रूप में उन्हें T-90M की बख्तरबंद परत को भेदना नहीं चाहिए था, लेकिन टॉवर घूमने लगा। टैंक ने नियंत्रण खो दिया, वह पेड़ों से टकरा गया और चालक दल ने वाहन छोड़ दिया। यह फिर से दिसंबर 2023 में हुआ। एक FPV ड्रोन ने एक T-90M को निशाना बनाया, टॉवर घूमने लगा और चालक दल ने वाहन छोड़ दिया। मई 2024, वही कहानी। विश्लेषक इसे घूमती हुई टॉवर सिंड्रोम कहते हैं। संभवतः यह इलेक्ट्रॉनिक फायर कंट्रोल सिस्टम में खराबी है। शायद यह सस्ते पुर्जों की वजह से है, या शायद सर्किट्स में शील्डिंग की कमी के कारण। कोई ठीक से नहीं जानता, लेकिन बात यह है
दुनिया का सबसे अच्छा टैंक ऐसी समस्या नहीं होनी चाहिए। उसे 25 मिलीमीटर की तोपों के लिए कमजोर नहीं होना चाहिए। उसकी क्रू को गोला बारूद के ऊपर नहीं बैठना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, T-90M 21वीं सदी का टैंक नहीं है। यह 90 के दशक का टैंक है जिस पर आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स चिपकाए गए हैं, और आधुनिक युद्ध में यह काफी नहीं है। इसका सबूत 10 अक्टूबर को मिला। शखोवे के एक दिन बाद रूस ने फिर से एक और हमला करने की कोशिश की। वही इलाका, 3 और टैंक नष्ट किए गए, 16 और बख्तरबंद वाहन नष्ट किए गए। 13 अक्टूबर को उन्होंने फिर कोशिश की, 3 और टैंक नष्ट किए गए, 13 और वाहन नष्ट किए गए। एक हफ्ते में रूस ने उस गांव को लेने की कोशिश में लगभग पूरी एक ब्रिगेड खो दी। नतीजा, शाकोव अब भी यूक्रेनी नियंत्रण में है। अब मैं तुम्हें भारत से जुड़ी एक घटना बताता हूं, क्योंकि 2019 में उन्होंने एक बड़ा ऑर्डर दिया। 469 T-90 टैंक खरीदे। मैं एक्सपोर्ट वर्जन की बात कर रहा हूं। यह सौदा $2 अरब का था। भारत उत्साहित था। आखिरकार उनके पास आधुनिक टैंक होने वाले थे, लेकिन समस्याएं जल्दी ही सामने आने लगी। 2017 में रूस में एक अंतरराष्ट्रीय टैंक प्रतियोगिता के दौरान भारतीय T-90 बार बार फेल हो गए। उन्हें मैकेनिकल समस्याएं आईं और भारत प्रतियोगिता हार गया। इसके बाद उपयोगकर्ताओं की रिपोर्टें आने लगी। जो समस्याएं सामने आईं वे कई थीं। कीचड़ वाले इलाके में खराब गतिशीलता, ढलान पर चढ़ने में कठिनाई, कमजोर इंजन। लगभग निराशा की स्थिति में भारत को एक कठोर कदम उठाना पड़ा। उन्होंने टैंकों को शुरू से फिर से बनाया। एक नया भारतीय इंजन लगाया, एक नया फायर कंट्रोल सिस्टम भी लगाया जो भारतीय था। और यहाँ सबसे विडंबनापूर्ण हिस्सा है, उन्होंने एक स्वीडिश मूल की सक्रिय सुरक्षा प्रणाली जोड़ी, क्योंकि रूसी प्रणाली काम नहीं कर रही थी। इसी वजह से 2022 में यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमले से पहले ही भारत ने भविष्य में T-90 की खरीद के प्लान रद्द कर दिए थे। उन्होंने पश्चिमी विकल्पों की तलाश करने का फैसला किया, जैसे कि फ्रांसीसी लेक्लेयर। इस बारे में सोचिए, रूस के सबसे बड़े ग्राहकों में से एक लंबे समय से सहयोगी ने युद्ध के असली हालात सामने आने से पहले ही T-90 को छोड़ दिया था। पुतिन ने T-90M को प्रोरिव कहा, जिसका मतलब है ब्रेक थ्रू। यही वह टैंक था जो यूक्रेनी लाइनों को तोड़ता, जो युद्ध की दिशा बदल देता। लेकिन शखोवे में एकमात्र चीज जो टूटी वह उम्मीद थी। यह उम्मीद कि भारी कवच और शक्तिशाली हथियार अब भी अकेले युद्ध जीत सकते हैं। यह उम्मीद कि प्रचार वास्तविकता की जगह ले सकता है। सच्चाई इससे कहीं ज्यादा अलग थी। T-90M दुनिया का सबसे अच्छा टैंक नहीं है, यह उसके आसपास भी नहीं है। असल में यह एक ऐसे युग का स्मारक है जो अब मौजूद नहीं है। एक ऐसा युग जहां टैंक युद्ध के मैदानों पर राज कर सकते थे, जहां जिंदगियां बेकार समझी जाती थीं, जहां मात्रा गुणवत्ता पर भारी पड़ती थी। वो युग खत्म हो गया है। आधुनिक युद्ध को आपके कागजी आंकड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितने करोड़ खर्च किए। उसे फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने टैंक को क्या नाम देते हैं। आधुनिक युद्ध पारदर्शी है, यह सटीक है, यह घातक है। $500 का ड्रोन जिसे सैनिक खाई से चला रहा है, $4.5 मिलियन के टैंक को नष्ट कर सकता है। सही जगह बिछी बारूदी सुरंगें बख्तरबंद ब्रिगेड से ज्यादा कीमती होती हैं, और अच्छी तरह से तैयार की गई रक्षा, जिसमें प्रेरित सैनिक और उपयुक्त तकनीक हो, किसी भी हमले को रोक सकती है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न लगे। रूस ने यह बात सबसे कठिन तरीके से सीखी है, और वह इसे आगे भी सीखता रहेगा, क्योंकि T-90M भेजे जाते रहेंगे और नष्ट होते रहेंगे। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपकी राय में क्या कोई टैंक आधुनिक युद्ध में अजेय माना जा सकता है? अपना जवाब कमेंट्स में दें। अगर इस वीडियो ने आपको सैन्य प्रचार के बारे में अलग सोचने पर मजबूर किया है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और ऐसे और कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं।